नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्ज़ाम जो कि 8 अगस्त को हुआ है, तो सामाजिक विज्ञान का जो है उसमें हम इतिहास खंड के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने ये पेपर देखा तो ये पेपर काफ़ी टफ और लगा मुझे और मुश्किल भरा पेपर है। तो देखते हैं, इसका मैंने प्रयास किया है, इसके प्रमाणिक उत्तर जो मैंने काफ़ी जो किताब है उनसे मैंने ढूंढ के इसको बनाया है। और ये वीडियो ना केवल टीजीटी एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उन कैंडिडेट के लिए, बल्कि वे सभी कैंडिडेट जो आगामी समय में पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो इतिहास खंड में पूछा गया है वो है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास है ना के प्रमाण की प्राप्ति हुई है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है राखी गढ़ी, बी ऑप्शन दिया है बनावली, सी ऑप्शन दिया है प्रभास पाटन और डी ऑप्शन दिया है कुणाल। तो कुणाल से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, ये हमें ध्यान रखना है। कुणाल जो जगह है ये हरियाणा में है। और यहाँ से जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारी किताबों बस एक फैक्ट दिया गया है कि यहाँ चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, है ना। लेकिन आप अगर देखेंगे बी की अग्निहोत्री वाली बुक में देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट रूप से मिल जाएगा कि गर्तावास के जो प्रमाण की प्राप्ति कुणाल से हुई है। ठीक है, तो चलिए अगला जो इसका क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई या कराया गया है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया। तो ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम और सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो देखेंगे इसका जो आंसर है वो कौन सा है, कुमारगुप्त प्रथम है। ध्यान रखना है, कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। फिर देखेंगे दिल्ली सल्तनत, जो तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे। ए ऑप्शन है ताजिक से, बी ऑप्शन है अफगान से, सी ऑप्शन है तुर्क से, डी ऑप्शन है मंगोल से। तो कौन सा इसका सही है, तुर्क है ना, तुर्क है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो मैं पेपर जो सॉल्व कर रहा हूं ये इसका पेपर कोड क्या है, इसका पेपर कोड बी है ना, ये ध्यान रखना है, बी पेपर कोड को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। फिर देखेंगे जो चौथा क्वेश्चन है, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ पर है। तो देखेंगे ए ऑप्शन है लाहौर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, है ना। फतेहपुर सीकरी में ही तुर्की सुल्ताना का महल है और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर, आगरा के पास में है। फिर देखेंगे पांचवा क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। ठीक है, देखते हैं। ए ऑप्शन है कार्ले, बी ऑप्शन है एलिफेंटा और सी ऑप्शन है एलोरा और डी ऑप्शन है अजंता। तो देखेंगे जो कैलाश मंदिर है ये एलोरा में स्थित है और इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है कृष्ण प्रथम, एक राष्ट्रकूट शासक है, उसने इसको बनाया था एलोरा गुफा में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका आंसर रहेगा एलोरा। फिर अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार का एक समूह यानी कि सेट मिला है। तो देखेंगे ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है वनावली। तो इसमें देखेंगे जो 12 स्नानागार का एक जो सेट है ये हमें लोथल से मिलता है। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे जो 12 स्नानागार का जो समूह का जो सेट है इसका प्रमाण हमें मिलता है किस किताब में, बी के अग्निहोत्री की किताब आती है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में, वहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे मिला था। ठीक है, तो ये सही आंसर है। फिर देखेंगे अरुमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था। तो इसमें देखेंगे ए ऑप्शन है राजराजा, बी ऑप्शन है राजेंद्र, सी ऑप्शन है राजाधिराज और डी ऑप्शन है पारांतक। तो देखेंगे राजराज जो या राजा राजा जो प्रथम है उसका ही नाम है अरुमोलीवर्मन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था, है ना, अपने प्रांत के जिले के संग्रहण को नियंत्रित करता था। तो इसमें देखेंगे, इसमें ए ऑप्शन है समाहर्ता, बी ऑप्शन है सन्निदाता, सी ऑप्शन है स्थानिक और डी ऑप्शन है परामर्शदाता। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्थानिक, है ना, ध्यान रखना है। और ये आप देखेंगे मौर्य काल से संबंधित ये प्रश्न है।
फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? तो इसमें ए ऑप्शन है सिंह शीर्षयुक्त रामपुरवा स्तंभ, बी ऑप्शन है रुमनदेही स्तंभ, सी ऑप्शन है वृषभ शीर्षयुक्त रामपुरवा स्तंभ और डी ऑप्शन है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। जैसा कि मैंने किताबों में इसको खोजने का प्रयास किया तो मुझे यहाँ पर जो लगा, स्पष्ट रूप से मुझे जो नज़र आया, तो इसमें लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है ये सबसे प्राचीन मुझे दिखाई दिया। और ए बी के अग्निहोत्री की किताब में मैंने जैसे कि देखा, और भी बुक्स में इस तरीके का दिया गया है, तो लौरिया नंदनगढ़ मुझे नज़र आता है। हालांकि अभी मैं इसको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूँ कि यही है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि लौरिया नंदनगढ़ होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? तो देखेंगे ए है मालवा के, बी है रणथंभौर के, सी है मेवाड़ के और डी है गुजरात के। जैसा कि आप जानते हैं गुजरात की जो विजय है अकबर की, उसके बाद ही उसकी स्मृति में ये बुलंद दरवाज़ा बनाता है, ठीक है ना, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। तो ये ध्यान रखना है, गुजरात इसका सही आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? तो ए ऑप्शन है कपिसा, बी ऑप्शन है सुर्ख कोतल और सी ऑप्शन है चार सद्दा, डी ऑप्शन है शाहबाज गली। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुर्ख कोतल। ये अफगानिस्तान में एक जगह है, वहाँ से मिला है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस शासक के समय से झरोका दर्शन बंद हो गया था? ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं झरोका दर्शन मुगल काल में जो है शासक एक प्रकार से कह सकते हैं वैभव को दिखाता था, है ना। तो उसमें देखेंगे कि इसमें ऑप्शन दिया ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो झरोका दर्शन औरंगजेब ने बंद करवाया था, ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो ए ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 और सी ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 और डी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, डिमाकस या जिसको कह सकते हैं डाइमेकस, ये सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो ए ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है अजातशत्रु, सी ऑप्शन है बिंदुसार और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें ध्यान रखना, इसका आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार के समय में डाइमेकस नामक जो है सीरिया का राजदूत आया था, ठीक है। अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका ए ऑप्शन है मथुरा, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है पटना और डी ऑप्शन है कलकत्ता। तो इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी। फिर अगला है 16वां क्वेश्चन है, कहाँ से राजदूत जो है औरंगजेब के शासन के समय में आया था? तो ए ऑप्शन है कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, और फिर बी ऑप्शन है फारस, सी ऑप्शन है मक्का और डी ऑप्शन है तुर्की। तो इसका सही आंसर है फारस, जिसको बोलते हैं क्या, पर्सिया, ये ध्यान रखना है। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था? ए ऑप्शन है सेना नायक, बी ऑप्शन है गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, सी ऑप्शन है आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, डी ऑप्शन है वन अधिकारी। तो समाहर्ता का अर्थ होता था, क्या होता था, एक प्रकार से कहेंगे आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी होता था, ठीक है। फिर देखेंगे हिमसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था, है ना, इसको देखते हैं। ए ऑप्शन है भारत का भूगोल जानना, बी ऑप्शन है बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, सी ऑप्शन है भारत की संस्कृति को जानना और डी ऑप्शन है धन एकत्र करना। तो ये देखेंगे हिमसांग जो आया था वो आया था बौद्ध धर्म से जो संबंधित चीज़ों को देखने के लिए और उसमें जो भी ज्ञान है उसको अर्जित करने के लिए। तो इसमें देखेंगे बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाने का इसका जो है ऑप्शन ए सही है। फिर है अमरावती महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? तो देखेंगे ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है शुंग, सी ऑप्शन है सातवाहन और डी ऑप्शन है गुप्त। तो ये सही आंसर है इसका सातवाहन, ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? ए ऑप्शन है 1848, बी ऑप्शन है 1849, सी ऑप्शन है 1855 और डी ऑप्शन है 1856। तो इसका जो सही आंसर है वो 1856 है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, पुराण या धरण
पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता है? देखेंगे धरण जो मुद्रा है मौर्यकालीन मुद्रा है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे आंसर इसका। तो ए ऑप्शन है ताम्र, बी ऑप्शन है कांस्य, सी ऑप्शन है रजत और डी ऑप्शन है स्वर्ण, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? रजत है, यानी कि चांदी की मुद्रा थी, ये ध्यान रखना है हमें। फिर अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, 22वें क्वेश्चन की ओर। राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों यानी कि सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेख में हुआ है? तो इसमें ए ऑप्शन है मौर्य काल, बी ऑप्शन है कुषाण काल, सी ऑप्शन है गुप्त काल और डी ऑप्शन है शुंग काल। इसमें मुझे स्पष्ट रूप से तो नहीं मिल पाया है, लेकिन जैसे कि सचिव जैसे पद का अगर उल्लेख देखेंगे तो मौर्य काल में हमें नजर आता है, तो इसका नज़दीकी आंसर जो है मौर्य काल होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 27 और डी ऑप्शन है 29। जैसा कि आप देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, अध्यक्ष के बारे में, तो बहुत सारी किताब में 26 दिया हुआ है, जो कि गलत है। अगर आप देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं द स्टडी के जो बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं मलिकान सर, उन्होंने अपने नोट्स में, जो उनका नोट्स पहले 2010 से तक जो एक नोट्स आता था प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उसमें भी उन्होंने 27 का जिक्र किया हुआ है, और जो अभी मेंस का उन्होंने निकाला हुआ है नोट्स, तो उसमें भी 27 अध्यक्ष को वो उल्लेख करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है 27 है। ठीक है, फिर है 24वां जो क्वेश्चन है, संस्कृत काव्य सेतुबंध प्रबंध, जो सेतुबंध जो ग्रंथ है उसका लेखक कौन था? तो देखेंगे ए ऑप्शन है रुद्रसेन द्वितीय, बी ऑप्शन है प्रवरसेन द्वितीय, सी ऑप्शन है नरेंद्र सेन, डी ऑप्शन है पृथ्वीसेन द्वितीय। तो देखेंगे इसका सही आंसर है प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, अगला चलते हैं, जौना खां किसका प्रथम नाम था? तो ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो जौना खां जो नाम था, मूल नाम था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, ये ध्यान रखना है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है, किस चोल शासक ने मुद्रैकोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया? ए ऑप्शन है इसमें देखेंगे विजयालय, बी ऑप्शन है आदित्य प्रथम, सी ऑप्शन है परांतक प्रथम और डी ऑप्शन है कुलोत्तुंग प्रथम। इसका जो सही आंसर है वो परांतक प्रथम है। ये देखेंगे आप, इस जो आंसर मुझे जो मिला वो बी के अग्निहोत्री की जो किताब है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में, उसमें दिया गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसमें नीलकंठ शास्त्री का, तो उसमें स्पष्ट रूप से मुझे क्वेश्चन मिल गया था। तो इसका सही आंसर परांतक प्रथम होगा, ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? जैसा कि आप जानते हैं उसमें जो है 27 अध्यक्षों की बात कही गई है, तो उसमें देख लेते हैं विविधता अध्यक्ष किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन दिया है चारागाहों का अध्यक्ष, बी ऑप्शन दिया है वाणिज्य का अध्यक्ष, सी ऑप्शन दिया है खानों का अध्यक्ष और डी ऑप्शन दिया है कृषि का अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर है विविधता अध्यक्ष जो है वो चारागाहों का अध्यक्ष होता था। ठीक है, अगला हम चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। किस सुल्तान के द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो ए ऑप्शन है बहलोल लोदी, बी ऑप्शन है रजिया, सी ऑप्शन है सिकंदर लोदी और डी ऑप्शन है बलबन। तो इसका सही आंसर क्या है? सिकंदर लोदी है। फिर अगला चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो ए ऑप्शन दिया है अटाला देवी मस्जिद, बी ऑप्शन दिया है खिड़की मस्जिद, सी ऑप्शन दिया है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और डी ऑप्शन दिया है कलान मस्जिद। तो भारत में स्थापित प्रथम तुर्की मस्जिद है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, और इसको किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ध्यान रखना है। फिर मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल पांडे जिसने चरवी लगे कारतूसों का विरोध किया था, है ना, आप जान रहे हैं उसको। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसके आंसर पर चर्चा करेंगे। तो ए ऑप्शन है बैरकपुर, बी ऑप्शन है मेरठ, डी ऑप्शन है दिल्ली और सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है दीनापुर। तो ये बैरकपुर छावनी में इसने विद्रोह किया था, ये ध्यान रखना है हमें। फिर अगला चलते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? नागरिक अवज्ञा आंदोलन आप जानते ही हैं, है ना, नमक सत्याग्रह जिसको कह सकते हैं हम, है ना। तो देखेंगे किस अधिवेशन में किया। ए है लाहौर अधिवेशन, बी है अमृतसर अधिवेशन, सी है इलाहाबाद अधिवेशन और डी है लखनऊ अधिवेशन। तो देखेंगे नागरिक अवज्ञा आंदोलन का इन्होंने जो विरोध किया था वो इलाहाबाद अधिवेशन में किया था, और इसकी अध्यक्षता इकबाल ने की थी। ठीक है, 1930 में ये हुआ था। फिर देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, कलिंग पराणी का लेखक कौन था? तो इसमें देखेंगे ए ऑप्शन है जय गोवर्धन, बी ऑप्शन है रामानुज,
सी ऑप्शन है करुणाकर तोडेमन और डी ऑप्शन है विष्णुवर्धन। तो इसका सही आंसर है जयगोडन। ठीक है, जयगोडन। फिर अगले 33वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है? तो पहला ऑप्शन दिया है द्वितीय शिलालेख, बी ऑप्शन दिया है 11वां शिलालेख, सी ऑप्शन दिया है 13वां शिलालेख और डी ऑप्शन दिया है 12वां शिलालेख। तो इसका सही आंसर है 12वां शिलालेख, जिसमें वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। ठीक है, अगली ओर चलते हैं। 34वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? तो जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रभाकर वर्धन जो कि पुष्पभूति वंश का है ना, और इसी के पुत्र होता है हर्षवर्धन। तो आप देखेंगे इसकी एक पत्नी है यशोमती, वो तो सती हो जाती है, लेकिन इसकी कई रानियां होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि आप जान रहे हैं, जो प्रभाकर वर्धन का जो राज्य था वो कन्नौज का राज्य था, और कन्नौज में कौन सी नदी बहती है? गंगा बहती है। तो मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर गंगा होना चाहिए। हालांकि मुझे ये क्वेश्चन किसी भी किताब में नहीं मिला है, लेकिन मेरा नज़दीकी जो आंसर अगर मैं समझता हूँ तो गंगा ज़्यादा सटीक बैठना चाहिए। फिर अगला देखते हैं, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो ये देखेंगे महादेव गोविंद रनाटे, बी देखेंगे दादा भाई नौरोजी, सी देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो दक्कन सभा का संस्थापक है बाल गंगाधर तिलक। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। नंबर 1 है विनय पिटक, नंबर 2 है यानी कि बी ऑप्शन है दीघ निकाय और सी ऑप्शन है दिव्याविधान और डी ऑप्शन है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ही हिरण्य स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। फिर 37वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो इसमें देखेंगे कि तारीख ए मुबारक शाह एक शासक है सैयद वंश के, उसके विषय में जानकारी मिलती है। तो उसके देखते हैं किसने लिखा है। तो ए ऑप्शन दिया याहिया बिन अहमद सरेंदी और बी ऑप्शन दिया इसामी, सी ऑप्शन दिया शम्स सिराज अफीफ और डी ऑप्शन दिया है बर्नी। तो इसका सही आंसर है तारीख मुबारक शाही का याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फिर अगला देखेंगे 38वां क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कुबलय माला का लेखक कौन था? तो देखेंगे ऑप्शन दिया है उद्धोतन सूरी, बी ऑप्शन दिया है हरिभद्र, सी ऑप्शन दिया है महेशरा सूरी, डी ऑप्शन दिया है गौरचंद्र। तो इसका सही आंसर है कुबलय माला का उद्धोतन सूरी। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ए ऑप्शन दिया है 1802, बी ऑप्शन दिया है 1814, सी ऑप्शन दिया है 1804 और डी ऑप्शन दिया है 1806। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है 1804। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया? तो देखेंगे ए ऑप्शन दिया है प्रवरसेन द्वितीय, बी ऑप्शन दिया है पृथ्वीसेन द्वितीय, सी ऑप्शन दिया है रुद्रसेन प्रथम और डी ऑप्शन दिया है रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन जो द्वितीय है रुद्रसेन द्वितीय जो वाकाटक नरेश है, तो यही शादी करता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से, ध्यान रखना है इसको। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 41वां। जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं साइमन कमीशन 1928 है ना, और दूसरा अगर दिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, क्रिप्स मिशन 1942 और CR फार्मूला जो है जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने दिया था ये 1944 में। तो देखेंगे 28, 30, 42 और 44। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है बी ऑप्शन है ना, 1, 2, 3, 4। फिर अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, इसको घबराना नहीं है। दरअसल में क्या है, जो गुप्त हैं वो कुषाणों के सामंत रहे थे, और यानी कि सामंत रहे हैं तो उसके अधीन रहे हैं, तो उनसे ही उन्होंने सीखी है सारी व्यवस्थाएं जो भी है, चाहे राजकाज का हो। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? कुषाण होगा। ठीक है, इसका सही आंसर कुषाण होगा। और दूसरे जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन से दिए हैं? मौर्य से, शुंग से और शक से। तो इस सिर्फ कौन सा आंसर होगा? कुषाण होगा इसका आंसर। देखेंगे 43वां क्वेश्चन। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्ट्रोनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो देखेंगे ए ऑप्शन है नगर का अधिकारी, बी ऑप्शन है जिले का अधिकारी और सी ऑप्शन है ग्राम का अधिकारी और डी ऑप्शन है धर्म का अधिकारी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नगर का अधिकारी, एस्ट्रोनोमोई। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ रहे हैं। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में
भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? तो देखेंगे ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो मोहम्मद मुराद और नादिर जो हैं ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। अब है गविष्ठी क्या थी, 45वें क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं कि वैदिक काल में गायों का बहुत ज़्यादा महत्व था और गायों को ही क्या है संपत्ति या उसको कह सकते हैं समृद्धि का आधार माना जाता था। तो उनको लेकर ही क्या होता था, युद्ध होता था, क्योंकि गायों की लोग चोरी करने लगते थे, है ना। तो इसमें ए ऑप्शन दिया गायों के लिए होने वाले संघर्ष, बी ऑप्शन दिया है गायों पर लगने वाला कर, और सी ऑप्शन दिया है चारागाह कर, और डी ऑप्शन दिया है गौशाला। तो गविष्ठी शब्द का जो उल्लेख है या कहेंगे गविष्ठी शब्द क्या है या गविष्ठी क्या थी, तो गायों के लिए होने वाला क्या है संघर्ष था ये। तो 45 क्वेश्चन हो गए हैं। अगली ओर चलते हैं। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? ए ऑप्शन दिया है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन दिया है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन दिया है जॉन लॉरेंस, और डी ऑप्शन दिया है लॉर्ड एलनबरो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है? ए ऑप्शन दिया है दिल्ली में, बी ऑप्शन दिया आगरा में, सी ऑप्शन दिया लाहौर में, और डी ऑप्शन दिया श्रीनगर में। तो शाहदरा का जो मुगल गार्डन है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे 48वां क्वेश्चन है। 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? तो देखेंगे जामा मस्जिद, जैसा कि इसकी स्थापना जो मैंने देखा कि 1571 से 74 के बीच होती, तो ये तो होगा नहीं। इबादत खाना जो है 1575, ये भी नहीं होगा। और बुलंद दरवाज़ा भी इसी के आसपास जो है बना है, तो ये भी नहीं, क्योंकि बुलंद दरवाज़ा जैसे कि मैंने बताया गुजरात विजय के बाद बना है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं है, और मुझे लगता है इसका जो नज़दीकी आंसर है वो बीबी खानम का मकबरा होना चाहिए। हालांकि ये मुझे उत्तर मिला नहीं है, लेकिन आंसर इसका यही होगा, बीबी खानम का मकबरा। फिर है 49वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे पंचमहल पहला ऑप्शन है, बी है मोती मस्जिद, सी है मरियम मकानी का महल, और डी है जोधाबाई का महल। तो देखेंगे मोती मस्जिद नहीं है ना, मोती मस्जिद जो है आगरा में है, और फतेहपुर सीकरी में पंचमहल आता है, मरियम मकानी का महल आता है, जोधाबाई का महल आता है। ठीक है, ऋग्वेद में आता है तसर, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तसर शब्द ध्यान रखना है, ये मलिकान सर के मुझे नोट्स में मिल गया था, प्रीलिम्स का जो नोट्स आता है उसमें। तो इसका जो उन्होंने बताया है, इसका जो तसर है वो करघी के लिए उल्लेख हुआ है। करघी मतलब चरखी जिसको बोलते हैं, जिससे सूत काता जाता है। तो इसका सही आंसर है चरखी होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें बी ऑप्शन दिया बुनकर के लिए, सी ऑप्शन दिया रथ के लिए, और डी ऑप्शन दिया लगाम के लिए। तो इसका सही आंसर है चरखी। ठीक है, जिसको करघी भी बोलते थे। अगला देखेंगे कि 51वां क्वेश्चन है। जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? है ना, जैसा कि आप जानते हैं जेम्स मिल ने क्या किया था, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिककरण के आधार पर उसने बांटा है। जैसे वो कहता है प्राचीन जो काल है वो हिंदू काल है, और जो देखेंगे कि मध्यकाल है वो मुस्लिम काल है, और जो आधुनिक काल है वो ईसाई या फिर कह सकते हैं आधुनिक काल कह रहा है। तो ये गलत उसने अवधारणा दी, और इसने इस तरीके की अवधारणा देके जो है बहुत ज़्यादा भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा जो है अलग तरीके से बांटने का इसने प्रयास किया। तो देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन जो है कब हुआ? देखेंगे ए ऑप्शन है 1917, बी ऑप्शन है 1827, सी ऑप्शन है 1817, और डी ऑप्शन है 1859। तो इसका सही आंसर है 1817। फिर है 52वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है ना? तो ए ऑप्शन है शेर शाह, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर, और डी ऑप्शन है शाहजहां। तो सुधरी हुई मुद्रा पद्धति है ना, वो शेर शाह सूरी की देन है, ध्यान रखना है हमें। फिर अगला चलते हैं 53वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो देखेंगे ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, सी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये खिलजी वंश का शासक है, और ये इसने स्वयं ही क्या किया, खलीफा जो है की पदवी धारण की, और खलीफा की सत्ता को मानना बंद कर दिया इसने। ठीक है, फिर देखेंगे किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज बनने के लिए बाध्य हुआ? तो ए ऑप्शन है आंग्ल मैसूर युद्ध, बी ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और सी ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और डी ऑप्शन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसका सही आंसर है। सहायक संधि, जैसा कि आप जानते हैं सहायक संधि बेलेजली की देन है, और बेलेजली इस समय क्या था, गवर्नर था। ठीक है, ध्यान रखना है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। फिर देखेंगे 55वां क्वेश्चन जो है
वो है शाहजहाँ के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास और पात्सानामा का लेखक कौन था। तो देखेंगे कि जो शाहजहाँ की जो पात्सानामा है वो 3 लोगों ने लिखी है। तो इसका जो पहला जो शासन का जो पहला जो खंड अगर देखेंगे 10 वर्ष तक का, तो मोहम्मद आमीन कज़वीनी ने लिखी थी। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही आंसर होगा। बाकी और ऑप्शन भी दिए हैं, मोतविद खां, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद बारिश। तो इसका जो सही आंसर है वो मोहम्मद आमीन कज़वीनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मलिकान सर ने इसको बता रखा है, इसमें उनके नोट्स में ये है। फिर देखेंगे 56वां, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। तो देखेंगे जैसे कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है, तो देखेंगे आप इस तरीके का जो प्रश्न इसलिए ही पूछा जाता है कि इसकी ऐतिहासिकता को लेकर, है ना। तो आप देखेंगे जैसे कि केसी श्रीवास्तव ने भी इसमें बहुत अच्छा बताया है, बहुत सारे उसने साक्ष्य दिए कि कहाँ कहाँ रामगुप्त का नाम आता है ना। तो उसी में देखेंगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो पहला देखेंगे ऑप्शन क्या है, समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, बी ऑप्शन है हर्षवर्धन का बासखेड़ा अभिलेख, सी ऑप्शन है अमोघवर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख, और डी ऑप्शन है स्कंदगुप्त का काहोम अभिलेख। तो इसका सही आंसर है अमोघवर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख, इसमें रामगुप्त का नाम आता है। फिर देखेंगे 57वां क्वेश्चन है। 57वां क्वेश्चन क्या है, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में किसने उत्खनन कराया। तो ए ऑप्शन दिया है R.D. बनर्जी, बी ऑप्शन दिया है डॉक्टर मैके, सी ऑप्शन दिया है डॉक्टर स्टीन, और डी ऑप्शन दिया है डॉक्टर स्पूनर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर स्पूनर, है ना। इसका याद रखना है, इसको समझते हुए हमें चलना है। फिर अगला हम चलते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, क्या है, निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था। तो देखेंगे मोती मस्जिद आगरा, बी ऑप्शन है इत्मुद्दौला का मकबरा आगरा, और सी ऑप्शन है दीवान खास दिल्ली, और डी ऑप्शन है जहांगीरी महल आगरा। तो इत्मुद्दौला का मकबरा है ना, जैसा कि जहांगीर के समय में बना है। इत्मुद्दौला किसका आप जान रहे हैं ना, मेहरुनिसा का क्या था, मेहरुनिसा अगर कह सकते हैं तो उसका ये उसका पिता था। ठीक है, ध्यान रखना है। इत्मुद्दौला का जो मकबरा है इसको ध्यान रखना है, इसमें ही सबसे पहले जलावट या जो सजावट की बात कही गई है। तो देखेंगे दिल्ली सल्तनत में बरीद ए ममालिक अधिकारी था, ए कानून विभाग का, बी कुलीन वर्ग का प्रमुख, और सी गुप्तचर विभाग का प्रमुख, और डी सेना का प्रमुख। तो देखेंगे बरीद क्या होते थे, गुप्तचर होते थे, और उनका प्रमुख अधिकारी कौन था, बरीद ए ममालिक। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का प्रवेश द्वार था। तो देखेंगे ए है कुतुब मीनार, बी है अलाउद्दीन का झोपड़ा, और सी है हौजे खास, डी है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो इसका जो दरवाज़ा है जो बनाया गया है वो कुतुब मीनार का जो दक्षिणी दरवाज़ा है ना, तो वो है, ध्यान रखना है। फिर देखेंगे 61वां, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की। तो देखेंगे ए ऑप्शन है राज राजा प्रथम, बी ऑप्शन राजेंद्र प्रथम, सी ऑप्शन है वीर राजेंद्र प्रथम, और डी ऑप्शन है राजेंद्र द्वितीय। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, फिर आप देखेंगे 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन यानी कि सिंगल विजय को विजित किया। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि ए ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रथम, बी ऑप्शन दिया राजराज प्रथम, सी ऑप्शन दिया कुलोत्तुंग प्रथम, और डी ऑप्शन दिया राजा धीराज। ठीक है, आप देखेंगे कि जो श्रीलंका पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त करता है राजराज प्रथम है, लेकिन उसके उत्तरी क्षेत्र को ही जीतता है, और संपूर्ण क्षेत्र को कौन जीतता है, राजेंद्र प्रथम जीतता है। तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला हम चलते हैं 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। तो ए ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन दिया गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन दिया एम जी रानाडे, और डी ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू है। तो ठीक है साथियों, ये मैंने आपको ये डिस्कशन किया पेपर को, और मैंने बहुत ही मेहनत करके इस पेपर को मैंने बनाया है, और काफ़ी हद तक मैंने इसको कोशिश किया है कि इनको किताबों से मैं मिलाकर जो भी प्रमाणिक बुक हैं उनके आधार पर ही इसके आंसर को मैंने डिसाइड किया है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में कहीं पर कोई मतलब हो सकता है उलटफेर हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है मैंने बहुत ही प्रामाणिकता के आधार पर ही आंसर को चूज़ किया है। तो मैं समझता हूँ अगर आप इस तरीके से अपने आंसर को मिला लेते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लेते हैं, तो आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया आ जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, है ना। और इससे होगा कि आप अपनी कट ऑफ भी तैयार कर पाएंगे कि भाई कितने मेरे नंबर आ रहे हैं, कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्या मैं
परीक्षा में मेरा प्रदर्शन ठीक रहा है या नहीं रहा है। तो इसके आधार पर मिलाने के बाद आप अपनी तैयारी में जुट जाइए जो अगला एग्ज़ाम है, और इसको आप छोड़ दीजिए, एक बार मिला के रख दीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा इस पर बार बार चर्चा मत कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हम एक ही क्वेश्चन पेपर को लेके जो है 5 महीने 4 महीने जो है चर्चा करते रहते हैं। कभी कट ऑफ बनाते हैं, कभी एक दिन में 1 नंबर ऊपर बढ़ाते हैं, फिर अगले दिन घटा लेते हैं, और यही सिलसिला लंबे समय तक चलते रहता है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ध्यान रखना है आपको, इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। एक बार आप मिला लीजिए, मेरे इससे वीडियो के माध्यम से आप इसको मिला के रख दीजिए, और उसके बाद जो है आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो ये तो मैंने इतिहास खंड के विषय में आपको जो है सॉल्व किया है पेपर को। अब अगला जो वीडियो आएगा वो नागरिक शास्त्र का जो खंड है ना, उस पर आएगा, और उसका पेपर को मैं प्रमाणिक तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से इतिहास और जो है पॉलिटिकल साइंसेस का मैं प्रयास कर रहा हूँ उसका अध्ययन कराने का। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को दिशा दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसा कि मेरा चैनल का नाम है एम विद देवेंद्र सर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।